बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में जो करंट में कंडीशंस हो रखी हैं, वहाँ पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सब क्यों? और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है और उनके साथ-साथ जो वहाँ के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है वहाँ पर? अराउंड 30 प्लस डेथ हो रखी हैं, 250 प्लस लोग घायल हो रखे हैं। तो ये सब हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट के ही वजह से। वहाँ की जो करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब की वजह से। ये लाइमलाइट में आया किसकी वजह से और किसकी वजह से इतने लोग प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं? मतलब 10,000 लोग, उससे भी ज़्यादा ही, वो सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक 80 टू 85% ऑफ स्टूडेंट्स ही थे उसमें। इसलिए इसे नाम भी दिया गया जेन ज़ी प्रोटेस्ट और नेपाल प्रोटेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं इसके बारे में। फिलहाल में कंडीशंस ये हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो गिर चुकी है और इस टाइम उनके पास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है प्रॉपर वे में, और जो अपोज़िशन है, वो इलेक्शन की माँग कर रही है। कहाँ से इतने लोग आए? कहाँ से इतना बड़ा संगठन बना कि 10,000 प्लस लोग प्रोटेस्ट कर पाएँ? ये सब स्टार्ट करवाया हामी नेपाल ने। हामी नेपाल इट मीन्स हमारा नेपाल, हिंदी में ये मतलब है इसका। हामी नेपाल एक एनजीओ है बेसिकली। तो हामी नेपाल ने डिस्कॉर्ड पे एक बैनर लगाया, एक स्लोगन चलाया, जिसमें यूथ अगेंस्ट करप्शन का था वो। अभी इस जो हामी नेपाल का पहले बताता हूँ, हामी नेपाल लाइमलाइट में आया कब? जब कुछ टाइम पहले एक केआईआईटी यूनिवर्सिटी में, जो कि उड़ीसा में है, इंडिया में, वहाँ पे एक नेपाली लड़की की डेथ हुई थी। तो उसके बारे में जब हामी नेपाल ने बात करी, तब वो थोड़ा लाइट में आया, लाइमलाइट में आया, तब लोगों को उसके बारे में पता चला। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सोशल मीडिया बैन की वजह से है, और सोशल मीडिया बैन उन्होंने करे हैं 26 प्लेटफ़ॉर्म्स, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और आई थिंक व्हाट्सऐप एंड ट्विटर, और उसके अलावा डिस्कॉर्ड, ये 5 आ रहे हैं और टोटल उन्होंने 26 ऐप्स बैन करे हैं। तो भई जो नेपाल के यूथ है, उनका कहना है कि आप हमारी बेसिक चीज़ें हैं, आज की डेट में ये बेसिक ही है, आप हमसे कैसे छीन सकते हैं? और हामी नेपाल का कहना है कि हमने जो ये प्रोटेस्ट करा है, ये सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है, ये है करप्शन के खिलाफ। यूथ अगेंस्ट करप्शन, वो एक स्लोगन भी लेके आए थे, पोस्टर्स भी लेके आए थे, जो-जो उस प्रोटेस्ट में पहुँचे थे, उनके हाथों में वो दिए गए थे। और हामी नेपाल ने कहा था कि जब आप प्रोटेस्ट करने आएँ, तो स्कूल की ड्रेस में आएँ, अपने बैग लेकर आएँ, बैग में बुक्स वगैरह लेकर आएँ, तो तब ये प्रोटेस्ट होगा। बट उन्हें ये भी पता था कि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से तो होगा नहीं, इसमें लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे और शायद मारपीट भी हो और लोग घायल हो जाएँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के चक्कर में सुसाइड के ऑर्डर्स निकाल देगी, जिसमें 30 प्लस लोगों की डेथ अभी तक हो चुकी है, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और 250 प्लस लोग इसमें घायल हो चुके हैं। उसके ऊपर पता नहीं, जो भी अभी कंडीशंस हैं बनी हुई है वहाँ पर, तनावपूर्ण माहौल एकदम, लोगों ने बिल्डिंग्स में आग लगा दी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में आग लगा दी है। पब्लिक ने वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को टारगेट करा है, पॉलिटिकल रेजिडेंट्स को टारगेट करा है, पार्टी ऑफिसेज़ को टारगेट करा है, उन्हें जला दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और अभी कंडीशन ये है कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं रमेश लेखक, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। इन रियल ये प्रोटेस्ट नहीं था सोशल मीडिया के खिलाफ, जो रियल टर्म्स में ये प्रोटेस्ट था, वो था वहाँ के करप्शन के खिलाफ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ केयर, इन सब के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। वहाँ पर जो बिलियंस में जो फंड आया हुआ है, जो डब्ल्यूएचओ ने दिया है या किसी दूसरी कंट्री ने दिया है, वो वहाँ का फंड पॉलिटिशियंस के हाथों में जाता है, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में जाता है, लेकिन वहाँ के लोग तक नहीं पहुँचता। इस वजह से ये मेन प्रोटेस्ट था। और ये सब वहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जुडिशरी सिस्टम बहुत वीक है। पुलिस खरीदी हुई है, बिकी हुई है, और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये वहाँ की रियलिटी है। डेमोक्रेसी के नाम पे वहाँ पे एकदम प्री प्लान्ड रॉबरी होती है। सब कुछ सामने से लिया जाता है लोगों से। उन्हें उन्हें पता होता है इतना फंड आया है, और
इतना हमारे मिनिस्टर्स ले गए हैं, इतना हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे वो अभी तक, इस प्रोटेस्ट से पहले। केपी शर्मा ओली जो कि वहाँ के 2014 से लेके अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे, ये थर्ड टाइम था उनका। उनकी नेटवर्थ कितनी है? कितनी हो सकती है मतलब 10 साल, 12 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी हो सकती है? शायद अगर सारी सैलरी वगैरह और सब कुछ मिला लें तो मैं मतलब हर साल का 1 करोड़ लेके चलता हूँ तो 10 करोड़ या चलो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं 2 करोड़ ले लेते हैं तो 20 करोड़। चलो छोड़ो 50 करोड़। लेकिन केपी शर्मा ओली की नेटवर्थ कितनी है? 300 करोड़। इसके खिलाफ वहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट था। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ के लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है अपने आप को वहाँ से। कहीं और जाना पड़ रहा है, दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरी जगह जाके जॉब कर रहे हैं, अपने घर पर नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए ये मेन प्रोटेस्ट था। केवी शर्मा ओली और रमेश लेखक के जो बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, अपना एकदम वेल सेटल्ड, वेल प्लान्ड जीवन जी रहे हैं और वहाँ का यूथ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जॉब के लिए इधर-उधर भटक रहा है, सेम हमारे देश की तरह। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में सिर्फ़ एक फ़र्क है, जो कि काफ़ी हद तक आप कहें तो ठीक है, और वो है कि वहाँ की गवर्नमेंट धार्मिक मुद्दों पे लड़ाइयाँ नहीं करवाती, हमारी तरह। जैसे हम सिर्फ़ हिंदू, मुस्लिम और इन्हीं सब में कटते-मरते रहते हैं। बाकी खबरें वहाँ से और भी बहुत बुरी आ रही हैं और भी बहुत बुरी ग्राउंड रियलिटी आ रही है, बट इन रियल पता नहीं क्या है, कैसे है, जब जो होगा आगे का पता चलेगा। उम्मीद करते हैं नेपाल की हालत जल्दी सही हो जाए, वहाँ के लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो, तो चीज़ें थोड़ी सही तरीके से, सही ढंग से लोगों की समझ में आएँ और वहाँ की गवर्नमेंट की भी और जो रूलिंग पार्टी अब आएगी उसके लिए भी। फिलहाल तो वहाँ पर इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तब तक वहाँ के लोग भी अपना ध्यान रखें और यहाँ के भी। मिलते हैं।